अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं हूं इफ्तिखार शिराज़ी। नाज़रीन, साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुनाने के बाद जो एक बहस छिड़ी है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ख़ुद हुकूमती हलकों से ऐसे इंकशाफात किए जा रहे हैं कि जो इस पेंडोरा बॉक्स को और वसी से वसी करते जा रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों आपने सुना वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब को कि जो एक तो ये फरमा रहे थे कि 9 मई का मनसूबा साज सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI नहीं, बल्कि इसमें साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद बराबर के शरीक हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जब गोया कि तावन दरकार था या जब गोया कि रजीम चेंज की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त उनकी जो जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई तो किस तरह वो धमकी आमेज़ लहजे में गुफ्तगू करते थे और कहते थे कि वो टेक ओवर कर लेंगे अगर उनकी बात ना मानी गई। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इन एरियाज़ को ज़रा डिस्कस डिबेट करेंगे कि क्या रियासत अब मुल्क के वज़ीर दिफ़ा की स्टेटमेंट को भी सीरियस लेगी, और जो कहा जा रहा है कि इस फेल के अंदर साबिक़ DGI अकेले नहीं हैं, उनके साथ कुछ और अहम शख्सियात भी हैं कि जो मुलव्वस हैं, तो फिर उनको सज़ा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और साथ में सेनेटर फैसल वाडा साहब वो भी फ्यूचर का रोड मैप देते हुए नज़र आते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि जो जज हैं उस वक्त के, जिसमें जस्टिस अतन मिनल्ला साहब जैसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, और गुज़श्ता दिनों उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि जनरल फैज़ हमीद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह भी बन सकते हैं। तो अगर वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे तो क्या उनके जराइम ख़त्म हो जाएंगे और वो रिहा हो जाएंगे कि नहीं, वो भी ये सज़ा भुगतेंगे। हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल मौजूद है, IG अमूर के माहिर और सीनियर कारकुन हाफिज़ एहसान अहमद साहब, और उनके साथ ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आप दिफाई तजियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा। सर, एक तो ये है कि जैसे कहा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड किसी साबिक़ DGI को इतनी बड़ी सज़ा देना, गोया कि उम्र कैद की सज़ा, और उससे पहले कभी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती कि स्पाई एजेंसी के चीफ़ को ट्रायल किया गया हो। बट अभी तक जो उनका फ़ैसला है उनके ख़िलाफ़ जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, बल्कि मैं तो शो से पहले उनके वकील से भी मैंने रब्ता किया और पूछा कि क्या उनको फ़ैसले की कापी मिली है कि नहीं मिली। तो सर, ये ताख़ीर होना, एक तो ये है कि कहा जाता है कि जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है तो उसके बाद यकीनी तौर पे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगरचे 15 माह लगे, फिर अब फैसला आने में बड़ी ताख़ीर हो रही है। तो क्या लगता है, क्या वजूहात होंगी? अगर एक फ़ैसला सुनाया गया है और बड़े डिलिबरेट प्रोसेस के बाद सुनाया गया है तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन तो सिंसियर है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको हतमी मराहिल से गुजार के उसका फ़ैसला किया जाए, और वो फ़ैसला किया गया है। अब इसके बाद चूँकि ये आम कोर्ट नहीं है, यहाँ पे इसके बाद एक कोर्ट ऑफ अपील्स के पास जाना है और उसके बाद आर्मी चीफ के पास सज़ा को रिव्यू करने का वो हक हासिल होता है उनको। तो ये जो फैसला है उसकी कॉपी आई एम श्योर उनका जो वकील है उसको तो डेफिनेटली इस वक्त तक मिल जानी चाहिए। हाँ, उसको पब्लिक में कब वो शेयर करेंगे, ये इस पे वन कैन डिबेट। मेरा ख्याल है वो शेयर हो जाएगा अल्टीमेटली, और इसमें कोई ज़्यादा आई डोंट रीड टू मच इनटू दिस। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो प्रोसेस है ये कितनी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया है, और 32 साल फौज में गुजारने के बाद उसके जो इंस्टीट्यूशनल कल्चर में एब्जॉर्ब कर लेता है इंसान। तो मैं एक कह सकता हूँ एक चीज़ के फौज जो एहतसाब का जो कड़ा अमल होता है वो जब करती है तो वो ये नहीं देखती कि ये हमारा इंस्टीट्यूशन का किस रैंक का अफसर था। तकलीफ ज़रूर होती है क्योंकि जब फौज में एक इंसान जाता है तो वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको एक ऐसा मोटिवेटेड एंटिटी बना दिया जाता है जो जान कुर्बान करने को तैयार होता है, सबॉर्डिनेट्स को जान कुर्बान करवाने पे तैयार करने पे वो कादिर होता है, और वही अच्छा कमांडर होता है। और इस लेवल पे जाने के लिए बहुत से मराहिल तय किए जाते हैं। तो अब वो बड़ा मुश्किल था कि इनको
पूरे जो कटहरे में डालना, बहुत सी चीज़ें उसमें सामने आई होंगी। और पहले मिसालें मौजूद हैं, जनरल अकबर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, सीजीएस भी रहे थे। पिंडी साजिश केस में उन पे एक मुकदमा हुआ और उनको जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल थे। अब ये हैं, ये इनको मेरा ख्याल है कि आगे अब जो बाकी दीगर इनके मुकदमात हैं, 9 मई के हवाले से भी है, उसमें भी अभी उसका मरहला आना है। और ये जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि इनको क्या वादा माफ़ मेरा ख्याल है कि ये अभी तक तो इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन ही है। पॉसिबिलिटी इसकी ज़रूर है, मगर मेरा ख्याल है कि ये सर्कमस्पेक्शन से इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वादा माफ़ गवाह वाला मामला होता है एक सियासी लीडर को डॉक में डालने के लिए, तो उसमें फिर बहुत से एंगल्स होते हैं कि क्या ये अपनी सज़ा फिर बाद में भुगतेंगे या नहीं भुगतेंगे, और इनकी डिग्री ऑफ सही इन्वॉल्वमेंट क्या थी। सही सही पॉइंट टेकन। मैं जरा चाहूँगा कि हाफिज़ एहसान अहमद साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। सर, एक तो जो मैंने सवाल ब्रिगेडियर साहब से भी किया कि इस जजमेंट का पब्लिक डोमेन में आना, क्योंकि जो उनके ऊपर 4 एलिगेशन है बड़े सीरियस नेचर के हैं, तो यकीनी तौर पे इसमें अप्रिशिएट किया जा रहा है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर एहतसाब है और उसमें कोई छोटे बड़े का फ़र्क नहीं है, और अगर वो साबिक DGI भी हों तो वो भी एहतसाब से नहीं बच पाते, तो पब्लिक एंड के ऊपर जो अप्रिसिएशन आ रही है सर, उसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि उसको अब पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए? और फिर जो बात की जा रही है बार बार कि क्या ये सिर्फ कार्रवाई जनरल फैज़ तक महदूद रहनी चाहिए, या मुल्क के वज़ीर दिफा फरमा रहे हैं कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो भी ज़ाहिर सी बात है इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, या वो बहरहाल अपने ओथ और को भी वायलेट कर रहे थे, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे? तो क्या कहेंगे सर, उन तक रहे या उससे आगे भी जाएगा मामला ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराजी साहब, आपका शुक्रिया। इस वक्त जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो हुआ है, वो 2 तरह के चार्जेस है। एक वो चार्जेस है जो ड्यूरिंग द सर्विस है, और ड्यूरिंग द सर्विस जो चार्जेस है वो उनका मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, या गवर्नमेंट फंड्स का उनका मिसयूज है, या उसको गलत तौर पे इस्तेमाल करना है। और 2 चार्जेस जो हैं वो उनके हैं आफ्टर द रिटायरमेंट जो है। एक उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, और दूसरा उसके अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है। प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल अगर मैं आप ही की तरफ ले के आऊँ कि क्या अगर कोई वो सियासी सरगर्मी में मुलविस थे भी सही, और इस फैसले से तो इम्प्रेशन ये मिलता है कि जब ड्यूरिंग सर्विस या उसके बाद टॉप सिटी का मामला है, तो क्या हाई अप्स के इल्म में नहीं था, या आप समझते हैं कि हाई अप्स के इल्म के बगैर भी वो बतौर DGI करते रहे हैं? क्योंकि अब डिबेट यही हो रही है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ है उनके इल्म में ये ना हो। या कुछ ऐसे मौके होते हैं कि जब ट्रस्ट करते हैं ना आप इस स्टेज पे, तो बहुत सी पावर्स दे दी जाती हैं, और उसको फिर कुछ वक्त उनकी डिस्क्रिशन पे भी होता है, और हो सकता है वो उन्होंने तजावुज़ किया हो, ये पॉसिबिलिटी है। आपने पहले जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का। सर, उनके अगर हम एलिगेशन उनके ऊपर जो थे बड़ी सीरियस नेचर के थे, शायद मेरे ख्याल में अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उनके मुतालिक तो कहा गया कि उन्होंने न्यूक्लियर असासों से मुतालिक तफसीलात, CPEC, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, यू नेम इट, एक तवील फहरिस्त है। बट उसके बाद हमने देखा कि आगे चल के उनको गोया कि माफ़ भी कर दिया गया, उनको बाइज़्ज़त रिहा भी किया गया। तो ये इम्कानात भी मौजूद हैं कि जनरल फैज़ साहब के मामले में भी कुछ ऐसा हो कि आगे चल के उनसे मुताल्लिक जितने भी एलिगेशन हैं वो शायद उनकी नेचर इतनी सीरियस ना हो कि जो पहली गोया कि कोर्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई है, और आगे चल के उनको भी इस तरह का रिलीफ मिल पाए। देखिए, ये पॉसिबिलिटी तो है, ये आर्मी चीफ के पास इसका इस्तेहकाक होता है, मगर वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो ये समझते हैं कि सज़ा जो है वो कुछ मिल चुकी है, और प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे समटाइम्स उसमें तखफीफ कर दी जाती है। मेरा ख्याल है उसको जुर्म की जो नोयत होती है उससे इनकार नहीं होता, और उनको जो तमाम पनिशमेंट मिली होती है, वो पर्क्स उनसे हासिल जो होते हैं जनरल ऑफिसर्स को,
वो वापस हो चुके होते हैं, रैंक वापस हो चुका होता है, तो वो तो रिस्टोर नहीं होता है। और सजा भी जी ज़ाहिर है एज अ कॉन्विक्ट उनके रिकॉर्ड में पूरी ज़िंदगी के लिए वो मौजूद होती है। तो इस तरह तो ये जेल रूल्स के मुताबिक भी अगर अच्छा कंडक्ट कोई मुजरिम ज़ाहिर करे तो उसको भी कुछ तखफीफ कर दी जाती है उसकी सज़ा में। मगर ये कोई इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जौहरी तब्दीली सज़ा में आएगी। हाँ, ता वक्त है कि अगर वो कोर्ट ऑफ अपील्स ये समझती है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो रिकंसिडर कर सकते हैं, और आर्मी चीफ भी कोई और जब वो अपील में इसका व्यू ले सकते हैं। मगर वो प्योरली कंपैशनेट ग्राउंड्स पे होता है। वो इसकी जो जुर्म की जो नौयत है, कोर्ट मार्शल में जो हम्म एविडेंस प्रेजेंट किया गया है, उससे ये इनकार नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सही जुराइम इनकी नौयत काफ़ी ये भी सीरियस है कि वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके बाद तजावज़ है अपने इख्तियारात से। और चूंकि फौज आप आपको इतना जी मैं बता सकता हूं कि जो इंटरनल डिस्कॉर्ड होता है उसके लिए फौज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्योंकि अगर जंग में फौज जैसा इदारा, मैं इसको तशबीह देता हूँ एक तलवार की जो धार होती है, हम्म अगर वो धार कुंद हो जाए तो वो जंग लड़ नहीं सकती दुश्मन के खिलाफ। तो इंटरनल सही डिस्कॉर्ड और अंदर से अगर इसको कोई हॉलो आउट करने की कोशिश कर रहा हो, आर्मी के एथिक्स और उसकी जो आर्मी के इंटरेस्ट के खिलाफ लोगों को उभारना, तो ये बहुत सीरियस लिया जाता है। ये तमाम जो हमारा स्पिरिट कोर का कॉन्सेप्ट है ये उसके मुनाफी होता है। सो इसलिए इनका सही ये सही ये चार्जेस सीरियस समझिए। बिल्कुल पॉइंट टेकर। मैं हाफिज़ एहसान साहब के साथ जाता हूँ सर। हाफिज़ साहब, एक तो ये बताइए सर, इनफैक्ट कि वो टॉप सिटी का मामला हो या फिर वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन हो, ये अगेन एक सिविलियन डोमेन है। तो ये आर्गूमेंट कितना वैलिड है कि उनके खिलाफ फिर इस तरह के मामलात पे सिविलियन अदालतों के अंदर कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए, बचाइए कि मिलिट्री कोर्ट पे सब कुछ चले। और मोर इम्पॉर्टेंटली जिस वक्त मुल्क के वज़ीर दिफा फरमा रहे हैं, वो कह रहे जनरल फैज़ हमीद नहीं, जनरल बाजवा, उनके पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब, वो भी ये फरमा रहे हैं। तो उनके इन स्टेटमेंट्स को भी रियासत को सीरियस ले, और हो सकता है कि फिर ये दायरा कार वसी हो थोड़ा सा और बाकी लोग भी इसमें गोया कि उनको भी गोया कि ट्रायल किया जाए। इससे बात यह है कि जब कोई भी शख्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व कर रहा होता है, वो सर्व करने के अंदर दो तरह के ऑफेंसेस जो है उसे उसके अंदर चार्ज किया जा सकता है। एक वो है जो प्योरली पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर है, या पाकिस्तान आर्मी के रूल्स हैं, या पाकिस्तान आर्मी के रेगुलेशंस के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं जी। और दूसरा ये है कि 1968 के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी जिसके अंदर दो चीजें आई। एक आया था कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी ट्राई किया जा सकता है और सिविलियंस को भी ट्राई किया जा सकता है, और उसके साथ एक अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 59(4) कि जो सिविलियन ऑफेंसेज है उसके अंदर भी पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ट्राई किया जा सकता है। और सिविलियन ऑफेंसेज वही हैं जो आपके या स्पेशल लॉज के नीचे हैं या उसके बाद आपका पाकिस्तान पीनल कोड है। अब अगर इस केस के अंदर देखा जाए तो जो फॉर्मर DGISI थे उनका जो पहला था वो ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने टॉप सिटी के अंदर जाके जो है एक एक्सीड ऑफ अथॉरिटी या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया, और उसका एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 40 है, 42 है, 52 है, 55 है और रेड विथ सेक्शन 59 है, जिसके अंदर अगर आप एक्सीड ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो उसके अंदर जाके आपको एक पनिशमेंट जो है वो मिलती है। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर 4 किस्म के कोर्ट मार्शल होते हैं। एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, एक जनरल कोर्ट मार्शल है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल है और एक आपका समरी कोर्ट मार्शल होता है। अब चूंकि ये सीनियर रैंक ऑफिसर थे तो लिहाजा इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ और उसके अंदर 3 सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने इनको किया। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये है कि लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई हुई है कि अगर आपने रिटायर्ड हुए हैं तो आप ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूरिंग द सर्विस वायलेशन कर सकते हैं और ना ही आप जो है आफ्टर द रिटायरमेंट आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हैं। तो जनरल में यहाँ के ऊपर जो फॉर्मर जनरल थे उन्होंने सेक्शन 3 और सेक्शन 5 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था उसकी वायलेशन की। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो शिराजी साहब टिल योर डेथ आपके साथ चलता है। ये मुमकिन नहीं है यदि आप सर्विस का 1 साल या 2 साल या 5 साल तक जो है आप उसको विदहोल्ड कर सकते हैं। आपका टिल डेथ जो अंडर ऑब्लिगेशन का ऑफिशियल सीक्रेट है। और पाकिस्तान के जितने बड़े ऑफिस हैं, चाहे आपका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर्स हैं और उसके बाद आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं,
इन सब के ऊपर आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो अप्लाई कर। अब दूसरा जो इन पे चार्ज आया वो ये था कि 27 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए हैं, और उसके बाद जब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस आई, और वह के ऊपर ये पता चला कि इन्होंने जो अपना एक गुड कॉन्डक्ट था वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और इन्होंने वहां पे जाके पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व आए। और सेक्शन 26B जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का ये कहता है कि अगर आप रिटायर्ड हुए हैं तो 2 साल तक आपको किसी चीज के अंदर एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए अगर आप माइनर पोजीशंस पे हैं, और अगर आप सीनियर पोजीशंस पे हैं तो आप 5 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नहीं आ सकते। और अगर कोई शख्स जाता है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, और वो सजा भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो दी गई है। लेकिन ये है कि उसके साथ अगर फर्दरेंस के अंदर कुछ चीज चली जाती है कि जिसके अंदर इशारा किया जा रहा है कि मैसिव लेवल के ऊपर जो था वो एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी या लॉ एंड ऑर्डर की थी, और उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आते हैं कि अगर फॉर्मर DGISI के कॉन्डक्ट को देखा जाए तो एम्बिशियस भी थे, और उसके बाद ये उन्हें एक्सपोजर का भी बड़ा शौक था, और लास्ट स्टेज के अंदर जो मीटिंग थी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका DGI के तौर पे रहना, ये बातें तो स्टैब्लिश हो गई होंगी, लेकिन सर सवाल वही बुनियादी है, इस सारे अमल में वो अकेले थे या बाकी लोग भी शरीक थे? रवि, अब ये है कि जो अभी उन पे चार्ज लगा है वो ये लगा है कि जिसके अंदर उन्हें सजा हुई है वो लगा है 27 नवंबर 2022 के बाद का। अब जितनी भी चीजें की जा रही हैं या बोली जा रही हैं या स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बोल रहे हैं उस पीरियड के अंदर जो उनका सर्विंग पीरियड था। अब जो जजमेंट भी आपके पास आई है, ये जो चार्ज लगा है, जो अभी भी प्रोसीडिंग जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उस हद तक जाएगी जो 27 नवंबर 2022 को हुई, और उसके बाद 12 अगस्त 2024 को उन्हें अरेस्ट किया गया समरी ऑफ एविडेंस के बाद। तो इस दौरान जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आई है या जिसकी एविडेंस आई है, और डेफिनेटली समरी ऑफ एविडेंस के अंदर जो है प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर आपको कन्फ्रंट भी करवाया जाता है, आप क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं, और आपकी मौजूदगी के अंदर जो है विटनेसेस की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज की तरफ पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं वो इस केस से हटके हैं, उनका इस केस से ताल्लुक कोई नहीं है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर चीजों को और तरफ लेके जाया जा रहा है। बट लीगल पोजीशन ये है कि फॉर्मर DGISI का सर्विंग के दौरान सिर्फ एक टॉप सिटी वाला मैटर है, और सर्विस के बाद उनकी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो किसी तरह भी लीड कर सकती है, चाहे वो 9th मे अंदर करे या किसी और जगह करे। और वहां के ऊपर जाके अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बात आती है तो फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जाते हैं, और अब जजमेंट भी आ गई है कि रिटायर्ड और सिविलियन दोनों जो है उनका ट्राई किया जा सकता है, और अगर उस तरफ बात गई तो दोबारा एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है हो सकता है इनका हो, या और भी जो सिविलियन लोग हैं वो सारे उसके अंदर शामिल हो, अगर वो एविडेंस आती है और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर बात आगे बढ़ती। पॉइंट टेकन। मैं लास्टली ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो हाफिज साहब ने भी बात की, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना, गोया कि वो कितनी सीरियस नेचर का क्राइम है, और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर अगर ट्रायल कोर्ट में जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है वो किसी अपने हाई अफ्स का नाम ले लेता है कि जी मैं तो उनकी मर्जी और मंशा से सब कुछ कर रहा था, उनके अहकामात लेके मैं आगे उनको एग्जीक्यूट कर रहा था, तो इस स्टेटमेंट की कितनी अहमियत है, और क्या फिर मिलिट्री कोर्ट इसको देखते हुए उन लोगों को भी सज़ा दे सकती है जिनके नाम वो लें? देखिए, ये ऐसे तो वो नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ये कहेंगे तो जिस पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे उसकी स्टेटमेंट आएगी, और अगर वो डिनाई करेगा कि ये मैंने इसको कहा था स्पेसिफिकली, तो वो तो डिसप्रूव हो जाएगा, और आई एम श्योर कोर्ट ने ये कंसिडर किया होगा। और मगर ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत में आप इस कदर आगे चले गए हैं और आपने कुछ ऐसी सीक्रेट्स उनके साथ शेयर किए हैं, तो ये तो को आपको आर्मी चीफ तो नहीं बताएगा ना, ये तो फिर आपने अपनी ऑफ योर ओन वॉल्यूशन ये काम किया है। तो इसलिए एविडेंस आप पे अट्रैक्ट होता है और ये बड़ा फिर क्लियर होता है। हाँ, जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दौरान सर्विस कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो उनसे मंसूब हैं और उस पर उनका ट्रायल किया जाता है, वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ ने इसका हुक्म दिया था, तो वो फिर उसकी जरा हो सकती है उस वक्त के आर्मी चीफ से, मगर मेरा ख्याल है ये उस नौयत का केस नहीं था, क्योंकि वो क्लियर इनको जो जिस पे चार्ज किया गया है वो ऐसी नौयत के चार्जेस हैं
जिसमें इन्होंने खुद ही ऑन हिज ऑन वॉल्यूशन एक्ट किया था। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब और ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। नाज़रीन, एक छोटे को ब्रेक के बाद FBI बड़ा एम्बिशियस है टैक्स कलेक्शन को लेके, लेकिन इस्लामाबाद की ताजर बिरादरी उनके नए इक़दाम को लेके बहुत ही डिस्टर्ब है। क्यों है, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। FBI की जानिब से इस्लामाबाद के कमर्शल और रिहायशी जायदादों में जो रेट्स हैं टैक्स से मुतालिक, उनमें अचानक इजाफ़ा किया है और इस इजाफ़े को लेके इस्लामाबाद की ताजर बिरादरी गोया कि बहुत डिस्टर्ब भी है और साथ में इसमें सरापा एहतजाज भी है। उनका एहतजाज कितना बिला जवाज़ है और इस मामले को एड्रेस करने के लिए क्या FBI की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ताहिर महमूद, आप सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो सर ये बताएं, इनफैक्ट FBI को भी तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स शॉर्टफॉल जो हमने कमिटमेंट्स दिए हैं IMF को, उससे 400-500 बिलियन कहा जा रहा है कि नीचे है। तो अब सर टैक्सेस को बढ़ाना तो मजबूरी है, क्या किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो नए रेट्स दिए गए हैं इस्लामाबाद की रिहायशी और कमर्शल जायदादों से मुतालिक, ये अनजस्टिफाइड हैं। तो आपके आर्गूमेंट क्या है, किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और 8 तारीख से 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन, बेसिकली 8 तारीख का नोटिफिकेशन 9 तारीख को आया और उसमें इस SRO के अंदर जो इस्लामाबाद में जायदादों के रेट्स हैं वो नाकाबिले फहम हद तक बढ़ाए गए हैं। मसलन जिस प्रॉपर्टी का रेट F6 की 1,40,000 रुपये गज था रिहायशी प्लॉट का, वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए के लगभग बनता है और उसमें अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी डालते तो तकरीबन 8-9 करोड़ रुपया है। तो उसको 5 लाख रुपए गज तक बढ़ा दिया गया। 5 लाख रुपए का गज का मतलब हो गया 25 करोड़ रुपए और बिल्टअप का रेट अगर सुपर स्ट्रक्चर का डालेंगे उसके अंदर वो 27-28 करोड़ रुपए। तो जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वो तकरीबन 10 से 11% पड़ती है। तो आप ये देखिए कि 3 करोड़ रुपया आपने ट्रांसफर की मद में देना है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसी तरह एक 20/80 का कमर्शियल यूनिट है, उसकी जो FDR वैल्यू थी वो 3.5 करोड़ रुपए की। अब आप अपने मुहतात अंदाजे के मुताबिक या बिल्कुल आप एक खुले अंदाजे के मुताबिक भी अगर आप बताएं कि वो कितना हो सकता है, तो उसका ये है कि आप कहेंगे कि यार 7 करोड़ रुपया होगा, 8 करोड़ रुपया होगा, 9 करोड़, 32 करोड़ रुपए उसको रीवैल्यू करके किया गया है। तो हमारी ये समझ से बाहर है। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर जो बिल्डिंग नहीं बिक रही 4 साल 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर, उसकी FBR वैल्यू की गई है 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो मुझे तो एक जिस शख्स ने ये सारी वर्किंग माशाल्लाह की है, मुझे तो उनके ऊपर एक तो रोना आ रहा है और फिर मुझे उनके ऊपर एट द सेम टाइम हंसी भी आ रही है कि कोई रैशनैलिटी तो होती है कि आप ये समझें कि आप क्या समझते हैं कि 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर फीस दे के कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा या क्या वो बेच सकता है इस हिसाब से, चूंकि जो FBR के टैक्सेस हैं। लेकिन सरदार साहब, इनफैक्ट जब ये जो मार्केट असेसमेंट की जाती है, सॉरी टू कट यू, जब ये मार्केट असेसमेंट जब की जाती है मुख्तलिफ सेक्टर्स की या कमर्शियल एरिया की, रेजिडेंशियल की, तो यकीनी तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को तो एंगेज किया जाता होगा ना। आपको भी तो मालूम है कि किस एरिया में क्या प्राइस चल रहे हैं। तो आप इसको इतना अनरियलिस्टिक क्यों कह रहे हैं सर? मतलब है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जी मैं अर्ज करता हूं कि VRCs हमने बनवाई थी, वैल्यूएशन रिवीजन कमिटीज। अच्छा, उनका जो हमने पिछले साल भी वर्किंग की, एक जो पिछले साल के रेट्स थे, फिर हमने उसमें जो एनहांस्ड रेट प्रपोज किए वो थे, और एक FBR की जो RTO लेवल के ऊपर जो कमेटी में वहाँ के जिम्मेदार अफसरान थे उन्होंने अपनी वर्किंग की। फिर हम एक जगह के ऊपर बैठ के और 8-8 घंटे हमने बैठ के वर्किंग करके एक फाइनल शेप में पेपर तैयार किया। अब वो तैयार करके हमने बोर्ड को भिजवा दिया।
अब बोर्ड ने क्या किया कि अभी आज से 3 महीने पहले दोबारा कहा कि जी पिछले साल तो बढ़ाए नहीं हमने रेट, तो अब इसको दोबारा आप वर्किंग करें। वही वैल्यूएशन रिवीजन कमेटी थी, मैं उसको हेड कर रहा था अपनी तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से, और उधर से एफबीआर के लोग थे आरटीओ लेवल के ऊपर। तो जब वो कमेटी की रिकमेंडेशंस हमने लास्ट ईयर वाली ही देखी और अब के हालात देखे, चूंकि रियल एस्टेट का तो 2022 के बाद से आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेस है मार्केट, और सेल परचेज भी कोई ख़ास नहीं है। तो इस वजह से हमने जो रेट्स रियलिस्टिकली थे मार्केट के हिसाब से वो हमने प्रपोज किए, लेकिन उन सब रेट्स को जो 1,40,000 है तो हमने प्रपोज किया था 2 लाख रुपए। अब वो एक जो हमारा म्यूचुअली डिसाइड हुआ था, अब 2 लाख रुपए कहाँ पे हैं, और अगर 5 लाख आप उसको खुद से ही विदाउट एनी कंसल्टेशन 5 लाख रुपए पर गज रेट रखेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन मुमकिन है? कोई जायदाद खरीद सकता है? क्या वो जायदाद बेच सकता है? नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सर, सवाल ये है सरदार साहब, आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि जिससे रियल स्टेट का बिजनेस मुतासर होगा, इससे तामीराती शोबा होगा। सर, इस्लामाबाद में अब भी आप अगर प्लॉट ख़रीदने जाएं तो आपको 6 माह बाद एक नई कीमत नज़र आती है कि रेट बढ़ गए हैं। तामीराती सामान मुझे बताएं किस चीज़ में कीमतों में कमी आई? अगर वो ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि मुतासर हो रहा है तो प्राइसेस तो नीचे नहीं आ रही, तो ये किस तरह का मुतासर होना है कि जिसमें प्राइसेस को फर्क? मैं आप सब लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आधे से ज्यादा तो कारोबारी लोग जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, जो रह गए हैं एक ही दफा किसी तोप के सामने रख के इनको गोली मार दें, ताकि ये जो यहाँ से नहीं जा रहे वो भी यहाँ से कोई तरीका हो, या फौत हो जाएं या यहाँ से चले जाएं। आप मुझे बताइए, दिमाग सेल करता है 5 घंटे में 11.2 बिलियन दिरहम्स की, उससे पहले 24 घंटों में उन्होंने की 10 बिलियन दिरहम की। यहाँ 80% जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों ने जितने का बेचा था अब उससे भी ज्यादा में उनको कॉस्ट कर रहा है। प्लॉट की खरीदो फरोख्त के अदादो शुमार आप सीडीए से जाके खरीद देख लें, 10-10, 12-12 करोड़ पे प्लॉट की घरों की कीमतों में 15-15 करोड़ रुपए भी कमी वाकई हुई है। जो बड़े 2000 गज के प्लॉट्स हैं, 20,000 गज के, 2000 गज के प्लॉट हैं या 1000 गज के प्लॉट हैं, तो इंशाल्लाह जिस हिसाब से मैं पिंडी में जायदाद खरीदूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में आ जाऊं तो मेरे लिए इजाबे इलाही है। ट्रांसफर फीस सीडीए ने रखी है 3% ऑफ एफबीआर वैल्यू। अब ये जो 30 करोड़ पे आपने रीवैल्यू कर दिया, इसका टैक्सेस अलग हैं, ट्रांसफर फीस जो देनी है सीडीए को वो इसका 99 1 करोड़ रुपया तो एक बंदा उसको उनको ट्रांसफर फीस देगा, उसके बाद जो एफपीआर की टैक्सेस हैं वो अलहदा हैं, और उसके बाद जो परचेजर देगा वो अलहदा है। आखिर कोई रैशनैलिटी तो होती है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ये किसी सूरत नहीं है कि मार्केट से भी 3 गुना ऊपर जाके आप कीमतें रखें और आप ये सोचें कि हमें टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा। इसीलिए हमने कल एक इस्लामाबाद चैम्बर में तमाम स्टेक होल्डर्स की, रेजिडेंट्स की सरदार की है, बिल्कुल आप करें, बट मुझे ये बताइए ना कि एक तो ये है कि ये जो माइंड सेट है एफबीआर के लोगों का, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? कि आईएमएफ का प्रेशर है टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, तो लिहाजा इस सेक्टर के अंदर उनको जूस नजर आ रहा था। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या है? अब आप क्या करने जा रहे हैं? गोया कि कोई एंगेजमेंट हुई है एफबीआर के साथ, वो थोड़ा सा आपके कंसर्न्स को जायज़ मान रहे हैं, इसको एड्रेस करने की भी कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही? सर, राशिद लंगड़ियाल साहब के पास वक्त नहीं है, चेयरमैन एफबीआर साहब के पास, उनके पास दुनिया जहान के और बहुत सारे काम है। बिजनेस कम्युनिटी का ना उनको कोई ख्याल है, ना उन्होंने उनके साथ एंगेजमेंट करनी है, ना चैम्बर्स के साथ, ना बिजनेस कम्युनिटी के साथ। ये जो माइंडसेट है वो बिजनेस कुश माइंडसेट है, और हम इस माइंडसेट को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। कल मैं लाहौर में था तो वजीर खजाना साहब ने भी कहा कि जी हम फैसिलिटेट करेंगे। अभी आप उस फैसिलिटेशन का हमने एक तो ये वैल्यूएशन
टेबल में उसकी रिफ्लेक्शन आ गई कि किसी एक साहब ने, ये किसी को पता नहीं होगा, ना चेयरमैन को ना मेंबर को, किसी एक को डायरेक्टर लेवल एसी लेवल के साहब ने ये सारा वैल्यूएशन टेबल जो है वो बना के ये अपलोड कर दिया है कि अब ये लोग लड़ें झगड़ें चीखें तो हम इसमें से कोई 5-10% कम कर देंगे। तो इस माइंडसेट के साथ जहां ऑलरेडी हम इतनी मुश्किल सूरत हाल में इस मुल्क में कारोबार भी और जिंदगी भी गुजारने की कोशिश कर रही हैं, तो हमें इतना मजबूर न किया जाए कि हम दीवार से जब लगेंगे तो फिर जाहिर है हम भी रिटेलिएट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपकी मनमानियां हम माने, आपकी गलत चीजें हम माने। आप मुझे अगर 30 करोड़ रुपया वैल्यू रखी है, 15 करोड़ रुपए के हिसाब से हमसे सारी प्रॉपर्टी खरीद ले, जो है एफबीआर खरीद ले। जिस प्लॉट की इन्होंने 32 करोड़ रखी है, 12 करोड़ रुपए में वो आप हमसे ले ले और ये सारे ट्रांसफर करवा लें और 20-20 करोड़ रुपए इसके ऊपर ये एफबीआर वाले नफा कमा लें। तो ये हालात हैं। तो आप मुझे बताएं कि हम कहां जाएं और क्या इनके साथ हम मुज़ाकरात करें या क्या इनके साथ हम एंगेजमेंट करें। बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर, सदर इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाजरीन, ताजर बिरादरी के कंसर्न्स आपने सुने। आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।